फ्रेंड्स, अपन मधुमक्खी पालन पढ़ रहे थे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो मधुमक्खियों को प्राकृतिक छत्ते से पकड़ करके पालना है। मधुमक्खियों को प्राकृतिक छत्ते से कैसे पकड़ा जाता है और उसको कैसे पाला जाता है। तो देखो, मधुमक्खियों को प्राकृतिक छत्ते से शाम के समय पकड़ना चाहिए। शाम के समय नर श्रमिक व मादा इनको पकड़ करके शाम के समय प्राकृतिक छत्ते के अंदर पकड़ना चाहिए और शाम के समय ही इसे कृत्रिम छत्ते के अंदर डाल देना चाहिए। तो उस कई दिनों तक उस छत्ते के पश्चात सरबत रखना चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड विधि है उसके अंदर मधुमक्खी पालन जो केंद्र होते हैं उन मधुमक्खी पालन केंद्र से मधुमक्खी लाकर भी कृत्रिम रूप से पाला जाता है। तो तीसरी विधि है उसके अंतर्गत क्या होता है, जब मधुमक्खियां प्रवास करती हैं यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं तो उसके प्रवास के समय जो उसका मार्ग होता है, जैसे मधुमक्खियां आती हैं तो उस मार्ग के अंदर एक टोपी पर जो एक कपड़े से बनी हुई जो टोपी होती है उस पर शहद लगा करके उसे उस मार्ग के बीच में टाल देना चाहिए। यानी जहां से मधुमक्खियां आ रही है उस मार्ग पर के अंदर जो शहद लगी हुई टोपी है उसको टांग देना चाहिए। अब जो मधुमक्खियां हैं उस शहद की ओर आकर्षित होती हैं और एक जगह एकत्रित हो जाती हैं। अब उनको वहां से पकड़ करके कृत्रिम छत्तों के अंदर डालना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार अपन मधुमक्खी को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें जो मधुमक्खियां हैं इनका कैसे उनकी देखरेख करनी चाहिए। जो कृत्रिम रूप से कृत्रिम जो छत्ते होते हैं उनके अंदर जो रानी मधुमक्खी होती है, ये रानी मधुमक्खी जब एक बार अंडे दे देती है, एक बार अंडे देने के पश्चात ये वृद्ध होने लगती है। तो जैसे ही 1 वर्ष की रानी होती है अंडे देते ही अब इस रानी को छत्ते से बाहर निकाल देना चाहिए। छत्ते से इसको बाहर निकाल देना चाहिए तथा जो नई रानी जो बनती है उस नई रानी को के ऊपर उसी छत्ते का, नहीं कि किसी दूसरे छत्ते का, उसी छत्ते का शहद उसके शरीर पर लगा करके शिशु खंड के अंदर छोड़ देना चाहिए, जिससे कि जो उस श्रमिक होते हैं उस छत्ते के श्रमिक होते हैं उस रानी को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो छत्ता है कृत्रिम छत्ता है, इसके जब फूलों का मौसम चला जाता है यानी कि जो फूलों का जो ऋतु है बसंत ऋतु है वो चली जाती है, तो बसंत ऋतु जाने के पश्चात कृत्रिम छत्तों के पास में एक चीनी व पानी से निर्मित घोल, जैसे कि उसके अंदर 2/3 भाग तो होना चाहिए चीनी का, जबकि 1/3 भाग पानी का होना चाहिए। इससे निर्मित जो घोल होता है वो कृत्रिम छत्तों के पास रखना चाहिए ताकि मधुमक्खियों की मृत्यु न हो, उनको समय पर भोजन प्राप्त हो सके। इस प्रकार अपन जो मधुमक्खियां हैं उनको प्राकृतिक छत्ते से पकड़ करके पाल सकते हैं। नेक्स्ट तो अगला जो अपना टॉपिक आता है मधुमक्खियों का कृषि में महत्व। कृषि में महत्व, ये मधुमक्खियों का कृषि में क्या क्या योगदान होता है ये चीज अपन देखेंगे। मधुमक्खियां हैं शहद बनाती हैं और शहद के लिए ये फूलों से मकरंद को चूसती हैं। जब ये मकरंद चूसती हैं तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाती हैं। साथ ही हमने जो पढ़ा था जो मधुमक्खियों की जो संरचना अपन ने देखी थी, तो मधुमक्खी की जो पिछली श्रमिक होते हैं उनकी जो पिछली टांगे होती हैं उन पर वो रोएदार होती हैं या उनके ऊपर बाल पाए जाते हैं। जब ये एक पुष्प से शहद चूसती हैं तो इस पुष्प के जो परागकण हैं, इस पुष्प के परागकण इसके जो पिछली जो टांगे होती है, जो परत समान जो बाल पाए जाते हैं उनसे चिपक जाती हैं। अब यहां से उड़ करके ये दूसरे पुष्प पर जाती है और दूसरे पुष्प पर जाकर के वहां से ये मकरंद चूसती है। अब ये जो इससे जो इसके इस पुष्प के जो परागकण है इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर जड़ जाते हैं, जिससे कि निषेचन की क्रिया है वो भी संपन्न हो जाती है। और
जब इस पुष्प के परागकण इस पुष्प की वर्तिका पर जा रहे हैं और जो एक पुष्प से दूसरे पुष्प के जो परागकण जो यानी परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प की जो वर्तिका पर जो पहुंच रहे हैं उस क्रिया को कहते हैं परागण। इसलिए जो मधुमक्खियां होती हैं उनसे परागण की जो क्रिया है वो भी संपन्न हो जाती है। अपन पूरी वनस्पति की जो बात करें, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं इन सभी के अंदर 80% जो परागण की जो क्रिया है वो मधुमक्खियों के द्वारा ही करवाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 2 इनका जो महत्व है वो है इनके द्वारा संकरण की क्रिया भी हो जाती है। तो संकरण की जो क्रिया है कैसे कराते हैं, तो एक ही जाति केवल एक है, उनके अलग अलग उन्नत किस्में होती हैं। उन उन्नत किस्मों के जो फूल होते हैं, यानी कि अपन जैसे ऐसे समझो कि एक खेत है अपने पास ये और एक खेत है अपने पास ये, दोनों के अंदर अपन ने सरसों बो रखी है। इसके अंदर अलग वैरायटी है, अलग किस्म है और इसके अंदर अलग किस्म की सरसों अपन ने बोई है। ठीक है, अब मधुमक्खियां तो सभी फूलों से मकरंद चूसती है। मान लीजिए यहाँ से मधुमक्खी इस खेत के जो सरसों है यहाँ से मधुमक्खी या इनसे इन फूलों से उनसे मकरंद चूसती है। तो मकरंद चूसती है तो इनकी जो टांगे पर रोएदार होती है, इनके परागकण जो इनकी टांगों से चिपक जाते हैं। अब ये उड़ करके कहां पर आ जाती है, इस खेत में आ जाती है। इस खेत के अंदर आती है तो ये अब अलग किस्म की है। अब ये जो परागकण यहाँ से आ रहे हैं और इस खेत की जो पुष्प की जो वर्तिकाग्र है, ये जो सरसों होती है इनके पुष्पों की वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण झड़ जाते हैं, जिससे संकरण की क्रिया भी हो जाती है। यानी 2 उन्नत किस्में हैं, उन दोनों उन्नत किस्मों के अंदर जो संकरण की जो क्रिया है या क्रॉस की जो क्रिया है वो मधुमक्खियों के द्वारा संपन्न कराई जाती है। अब इनसे निर्मित जो बीज होते हैं, इन दोनों एक दूसरे के ऊपर परागकण आते जाते रहते हैं और संकरण की क्रिया होती रहती है। अब ये जो फसल है इनसे निर्मित जो बीज होते हैं वो बीज कहलाते हैं संकरण बीज कहलाते हैं। अब ये जो बीज होते हैं इनके अंदर इन दोनों वैरायटी के दोनों किस्मों के जो ये जो अपन ने बोई थी जो सरसों, इन दोनों वैरायटियों के गुण जो उन्नत जो लक्षण है इन संकर बीज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जिससे कि फसल है वो अधिक उत्पादन वाली होती है और अधिक गुणवत्ता वाले बीज अपने को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियों से अलग शहद और मोम की भी प्राप्ति होती है। ये तो थी मधुमक्खियों की कृषि में महत्व। इसी के साथ अपना जो चैप्टर है ये नंबर 12 है ये कंप्लीट होता है।